नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे HIRD के डायरेक्टर वरिंदर चौहान जी से। वरिंदर चौहान ने अभी इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है। चौहान साहब, सबसे पहले आपको इसका डायरेक्टर बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जी धन्यवाद। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जिस क्षेत्र में काम करने की मेरी बरसों से रुचि रही है या जिस क्षेत्र में मैं बरसों से काम कर रहा हूँ, गांव की तरक्की, गांव के विकास, ग्रामोदय से भारतोदय का प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया मंत्र, संयोग से हमारी सरकार ने, संगठन ने मुझे उसी मोर्चे पर काम करने का अवसर प्रदान किया है। चौहान साहब, जिस तरीके से आप ग्रामीण विकास से आप जुड़े हैं जी, तो क्या आपकी प्लानिंग रहेगी? किस तरीके से आप जो गांव के लोग हैं उनके विकास के लिए सहयोग करेंगे? क्या आपने रूपरेखा तैयार की इसके लिए? देखिए, मैं आप देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा वो गांव में ही रहता है। भारत को हम ग्राम्य राष्ट्र कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी और ये सही तथ्यों का सटीक चित्रण है। भारत गांव में बसता है। भारत का मूल या भारत की मौलिकता, भारत की भारतीयता अगर आपको कहीं तलाशनी है तो वो गांव में आज भी कायम है। इसीलिए शायद जब देश स्वाधीन हो रहा था, स्वाधीनता के करीब था, उस समय भी चाहे महात्मा गांधी हो या उस समय की लीडरशिप में जो लोग थे, उनको भी यही लगता था कि गांव बढ़ेगा तो ही भारत बढ़ेगा। जब 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी के हिस्से में लाल किले के तिरंगे की डोर आई उनके हाथ में, तो उन्होंने भी सबसे पहली बात जो की, बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, बहुत सारे विकास के दृष्टि से मंत्र, सूत्र दिए हैं देश को प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन उन्होंने जो शुरुआती मंत्र दिए, सूत्र दिए, उनमें एक था जिसका मैंने पहले जिक्र किया, ग्रामोदय से भारतोदय। जब गांव का उदय होगा तो भारत का उदय होगा। और केंद्र की सरकार हो या फिर प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में जहां हमारी राज्यों में सरकारें चल रही हैं, उन सब सरकारों की अधिकांश योजनाओं के केंद्र में, उनके फोकस पर वो गांव है। गांव केंद्रित चिंतन, गांव केंद्रित विकास की योजनाएं, गांव केंद्रित अर्थव्यवस्था, उस पर ध्यान है केंद्र की सरकार का भी और हमारी राज्य की सरकार का भी। तो योजनाओं, कार्यक्रमों की तो झड़ी लगी हुई है। बहुत सारे काम पहले से हो रहे हैं, चल रहे हैं। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान का जो मैंडेट है, मुझे लगता है मुझे उस पर बात करनी चाहिए। ग्रामीण विकास संस्थान के रूप में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान वो राज्य का शिखर संस्थान है, जहां ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी, निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो हैं, चाहे वो हमारे सरपंच हों, पंच हों, उससे ऊपर के जो लोग हैं, जिला परिषद के पदाधिकारियों तक, उन सब के प्रशिक्षण का काम ये संस्थान करता है। उदाहरण के लिए अभी विभाग के अधिकारी कुछ नए आए, खंड विकास और पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति की सरकार ने, तो उनको जाके गांव के विकास के काम में लगना है, सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाना है। तो मैदान में, दंगल में उतरने से पहले उनका शिक्षण, प्रशिक्षण, ओरिएंटेशन, ये काम हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान से शुरू होता है। ऐसे ही जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी प्रशिक्षण हम करते हैं, और केवल नए लोगों का नहीं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, समय समय पर उन्हें सरकारी योजनाओं के संबंध में एक तरह से यूं कहिए उनके रिफ्रेशर कोर्स करने के लिए भी हमें मैंडेट है। एक मैंडेट और है जिस पर अभी काम शायद कम हुआ है और करेंगे। सरकार की या सरकारों की योजनाएं तो अक्सर अच्छी होती हैं, दिक्कत होती है उनके इम्प्लीमेंटेशन की प्रक्रिया में। तो हमारी ही सरकार की बहुत सारी योजनाएं या उनके कुछ डायमेंशन ऐसे हो सकते हैं जिसमें सरकार के इंटेंशन बहुत अच्छी हैं,
एग्जीक्यूशन में कहीं समस्या हो गई, धरातल पर नहीं उतरती। धरातल पर उस रूप में नहीं उतरी जैसी उसकी कल्पना की गई थी। तो उनका अध्ययन करना, रिसर्च करना और फिर सरकार को उस पर फीडबैक देना कि इसमें कोर्स करेक्शन ये हो सकता है, चीजों को हल्का फुल्का कैसे हम नई दिशा देकर के, नई धार तेवर कलेवर देके हम वो परिणाम लाने के लिए काम कर सकते हैं जिन परिणामों के लिए किसी योजना की संकल्पना की गई हो। तो अभी तो क्योंकि मैंने नया नया काम संभाला है, ये दोनों काम, इन पर फोकस रहेगा। हरियाणा में ग्रामीण विकास को लेकर जो काम चल रहे हैं उन सबको बहुत करीब से मैं नए सिरे से, नए अंदाज में देखना समझना चाहूंगा और उसमें इंस्टीट्यूशन की ओर से, इंस्टीट्यूट की ओर से जो कंट्रीब्यूशन संभव हो सकेगा उस पर एक नए अंदाज में हम काम करेंगे, नई ऊर्जा के साथ कंट्रीब्यूट कर पाए हरियाणा के ग्रामीण विकास में। इससे बढ़िया कोई अवसर हो नहीं सकता। मैं तो ये मानता हूं ये अपने आप में मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से और हमारी टीम के लिए बड़ा अवसर, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चौहान साहब, एक जिस तरीके से तकरीबन 40-47 लाख बीपीएल परिवार है हरियाणा प्रदेश के अंदर जी, और तकरीबन 17 लाख के आसपास लोगों ने, जो सरकार ने कहा था कि 500 रुपए हम सरकार ने कहा आपने जो अपनी आमदनी घोषित की हम आपको उसको मान लेंगे। तो इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ यह था कि आप पर भरोसा जताया जा रहा है। एक नागरिक के नाते आपकी चुनी हुई सरकार अपने नागरिक पर 100% विश्वास जता रही है। अब जब विश्वास जताया जाता है तो विश्वास एक तरफा नहीं होता। जिस पे विश्वास जताया होता है उसकी एक जिम्मेदारी होती है। उसको भी ये देखना होता है कि अगर मुझ पे मेरे मित्र ने, मेरी मित्र सरकार ने भरोसा किया है तो मैं तथ्य दूं, सत्य कहूं। अब सरकार ने तो मित्रता भी निभा दी, भरोसे का भाव भी रख दिया, लेकिन मान लीजिए किसी नागरिक ने सही तथ्य नहीं दिए, गलत तथ्यों के आधार पर उसने अपना कोई कार्ड बना लिया, किसी प्रकार की सुविधा ले ली, तो कौन है जो चाहेगा कि गलत व्यक्ति को, अपात्र को सुविधा का लाभ मिलता रहे? चौहान साहब, अगर हम बात करें, दुष्यंत चौटाला ने तो साफ तौर से कहा है कि ये तो आप लोगों का चुनावी एजेंडा था, बीपीएल कार्ड जो बनाना था, और दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि ये बड़ा घोटाला है बीपीएल। तो देखिए, सबसे पहले तो दीपेंद्र हुड्डा की बात अगर आप मुझसे कह रहे हैं, उनके कार्यकाल में कितने वर्षों तक बीपीएल की सूची में नए नाम नहीं जुड़े थे, हरियाणा के लोग नहीं भूले हैं। क्या कारण था कि सूची का समयबद्ध रिवीजन उन्होंने नहीं किया। जिन्होंने हरियाणा के लोगों को वर्षों तक उनके हक से वंचित रखा हो, वो इस तरह के अनाप शनाप सवाल करते हुए अच्छे नहीं लगते। और अच्छे इसलिए भी नहीं लगते कि राजनीतिक रूप से तमाम उनके प्रोपेगेंडा के बावजूद हरियाणा की जनता का ये हुक्मनामा है कि वो और उनकी पार्टी लगातार तीसरी बार प्रतिपक्ष में बैठकर सवाल खड़ा करें। केवल वो अगर भरोसे लायक होते, उनके किए हुए काम अगर उतने उत्तम श्रेणी के होते, या उनके सवालों में घना सा दम होता, तो फिर उनको अवसर दे देती हरियाणा की जनता। हरियाणा की जनता ने लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या भारतीय जनता पार्टी में विश्वास अगर जताया है, तो इसका अर्थ यह है कि उनकी बातों पर लोग भरोसा कम करते हैं। और मैं ये मानता हूं कम करते हैं तो सही करते हैं, वरना वो तो तड़की लेकर सांझ लग किसी न किसी बहाने, किसी न किसी मसले को उठा के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। खास तौर पे कांग्रेस पार्टी, मैं तो दर्जन उदाहरण दे सकता हूं ऐसे। वो गुमराह कर देते हैं, खड़े होकर के कह देते हैं कि ए देश के मुसलमानों, अल्पसंख्यकों, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आएगा तो सबकी नागरिकता चली जाएगी, जबकि एक भी मुसलमान की नागरिकता, हिंदुस्तानी मुसलमान की नागरिकता जाने का सवाल ही नहीं था। वो कह देते हैं संविधान की कॉपी उठा के लाल से रंग की, बिना पढ़े, ये भी नहीं पढ़ा राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी उठा के कि उसके दूसरे तीसरे पन्ने पर ही उनकी दादी और उनके पूर्वज पंडित नेहरू की खूब आलोचना कर रखी है भूमिका लिखने वालों ने, न्यायविदों ने। तो वो संविधान की कॉपी उठा के गुमराह करने निकल जाते हैं लोगों से कि ये तो संविधान बदल डालेंगे। ये भी भूल जाते हैं कि संविधान सबसे ज्यादा बदला, संशोधन हुए तो उनके शासनकाल में हुए। तो कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल पार्टी वो फर्जी एजेंडा चलाने में माहिर लोग हैं। एजेंडा लेकिन अब चल जाता है उनका,
लोगों के मन में नहीं उतरता। चौहान साहब पिछले दिनों सीएम साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर गए थे, तो एक फोटो बड़ा वायरल हुआ था जिसपे दीपेंद्र हुड्डा सोफे पे बैठे हुए हैं और सीएम साहब झुककर उनसे हाथ मिला रहे हैं। वो फोटो पे लोग, उसके बारे में लोगों ने काफी कमेंट भी किए थे, आप क्या कहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री वो शालीनता और शिष्टाचार के लिए जाने जाते हैं, अपनी सबका मन मोहने वाली मुस्कान के लिए जाने जाते हैं। हमारे यहाँ, आपके यहाँ जो संस्कार है वो ये कहता है कि अपने एल्डर्स, बड़े, उनका झुककर इस्तकबाल किया जाना चाहिए, उनको प्रणाम करना है, झुककर करना है, उनका स्वागत करना है, झुककर करना है। अगर हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री अपने पूर्ववर्ती, जो आयु में भी उनसे बड़े हैं और राजनीतिक अनुभव भी उनका लंबा चौड़ा है, अगर उनके यहाँ शोक प्रकट करने गए हैं और शिष्टाचार से उनके सामने वो नीवे होकर, पंजाबी में क्या देख रहे हैं, नीवा होकर के वो नमस्कार कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति ढूंढने की गुंजाइश कहाँ है? ये तो परंपरा है, संस्कार है। अगर कोई ऐसा नहीं करता फिर सवाल पूछना चाहिए। तो अकड़ में भाई, अरे आपको मालूम है हरियाणा अकड़ में रहने वाले की कड़ तोड़ा करे, और जो झुक के चलता है, नीवा चलता है, उनके लाइसेंस नवे कर दिया करे, हमारा तीसरी बार कर दिया। क्या सरकार खतरे में है? क्योंकि जिस तरीके से राव इंद्रजीत ने 12 विधायकों को, 11 बीजेपी के और एक कांग्रेस विधायक को डिनर पर बुलाया, उसके बाद से राजनीति गरमाई हुई है। उसके बाद खुद सीएम साहब दोबारा उनके घर पे डिनर पे गए हैं। कोई सपने में राजा बन के सोता है हरियाणा का, हरियाणा की जनता की इच्छा के विरुद्ध। कोई सपने में हमारी सरकार को कमजोर करके या खतरे में देख के प्रसन्न होना चाहता है, आनंदित होना चाहता है, तो हो ले। लेकिन जो ऐसा सोचते हैं, देखते हैं या कहते हैं, वे हकीकत की दुनिया में नहीं रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारा कामकाज करने का तरीका बिल्कुल वैसा है ही नहीं जैसा हमारे विरोधी सोचते हैं। नहीं, ये तो आपकी पार्टी के लोग ही हैं। हाँ, तो हमारी पार्टी के उन लोगों ने ये कहा था क्या कि हम मुख्यमंत्री के खिलाफ जा रहे हैं, सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं? हमारी पार्टी के कुछ विधायक हमारी एक मंत्री के निवास पर, हमारे केंद्रीय मंत्री की बिटिया जो कि मंत्री हैं, उनके निवास पर भोजन पर चले गए। अब इसमें से किसी के मन में लड्डू क्यों फूट रहे हैं भाई? हमारी मंत्री, हमारे केंद्र के मंत्री, हमारे विधायक वो जिम्मणवार पे बुला लिए, वे जिम्मण चले गए, तो ये क्यों, इनके मन में लड्डू क्यों फूट रहे हैं? कारण तो हो कोई। और राव इंद्रजीत जी ने स्वयं सामने आकर ये बात डंके की चोट पर कही है कि वो वहीं खड़े हैं जहां पहले खड़े थे। मुझे तो कहीं रत्ती भर भी इन कयासों में कोई जान प्राण दिखाई नहीं देते। लेकिन आप और हम जिनका संबंध पत्रकारिता से है, उनका बहुत सारा काम कयासों से चलता है। सूत्रों के अनुसार कयास लगाए जा रहे हैं। ये कयास, आस, इनसे कुछ नहीं होने जाने वाला। सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। इसका एक भी विधायक दाएं बाएं जाने की सोच ही नहीं सकता, क्योंकि सबके सब समर्पित होकर पार्टी की विचारधारा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्नत भारत और उन्नत भारत के लिए सर्वोन्नत हरियाणा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। चौहान साहब, एक आपकी सरकार में काफी विधायक हैं जो लगातार ये बात उठाते रहे हैं कि अफसरशाही जो है वो हावी है, विधायकों की, मंत्रियों की, या यूं कहें कि सांसदों की, अधिकारी है सुनते नहीं हैं। इसके कई उदाहरण भी हमें देखने को मिले हैं। उम्मेद पातुवास जो विधायक बाडरा से, एक वीडियो ने उनकी नहीं सुनी, वो खुद धरने पर बैठ गए। किरण चौधरी हैं, उसने एक SHO को फोन किया, उन्हें फोन तक नहीं उठाया। तो कई उदाहरण ऐसे सामने आ रहे हैं। सिद्धांत रूप में ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही की अपनी भूमिका है। सिद्धांत रूप में जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है, चुने हुए नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी अपनी एक भूमिका है। दोनों के बीच में कोई टकराव नहीं है। कभी कभी कहीं कहीं हो सकता है कि कोई एक अपनी मर्यादा के हिसाब से काम न करे। जहां कहीं ऐसा हो, उसका प्रतिकार होना चाहिए। अगर किसी विधायक
हमारे किसी विधायक को, किसी मंत्री को ये लगा कहीं कि कोई अफसर काम नहीं कर रहा, तो भाई प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में चुने हुए लोग भी अपनी बात नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा। उन्होंने कहा होगा, उन्होंने धरना दे दिया। एग्जैक्ट मुझे उस घटना का ठीक से विवरण नहीं है, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर कहीं किसी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा मर्यादा लांघ कर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मान सम्मान के लिए जो प्रोटोकॉल निर्धारित है उसकी अवहेलना या उल्लंघना की गई, तो ऊपर से मुख्यमंत्री जी की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से बारंबार सबको याद कराया जाता है, भाई आप अपना काम नियम, कायदे और संविधान के हिसाब से करिए, आपको करना पड़ेगा। जो नहीं कर रहा उसको ठीक करेंगे अर्थात सीधा करेंगे। चौहान साहब, एक प्रदेश के अंदर हम देखते हैं तो क्राइम का अगर आप तेजी के साथ ऊपर बढ़ रहा है, हर रोज मर्डर की घटनाएं, फिरौती, इस तरह की घटनाएं हर रोज सामने आ रही हैं। अब तो अभय चौटाला को भी धमकी दी गई है। दुर्भाग्यपूर्ण है, अभय सिंह जी को या उनके बेटे को शायद कोई व्हाट्सएप पर कुछ आपराधिक तत्वों ने धमकी दी है। मैं ये तो मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि कोई एकदम क्राइम बढ़ गया हो। अपराध के साथ शासन का, पुलिस प्रशासन का एक हर दिन का टकराव चलता है साहब। मैं समझता हूं कि हमारे यहां मान लो अपराध की कोई घटना हो जाती है तो उसको ट्रेस करने का, उसको रिजॉल्व करने का, जटिल से जटिल कोई घटना हो गई, अपराध को अंजाम किसी ने दिया, नई से नई तकनीक इस्तेमाल करके भी किसी ने दिया, तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड किसी भी अन्य राज्य से बेहतर मिलेगा आपको। हम आपराधिक घटनाओं में अपराधियों का पीछा करते हैं, अपराधियों को जेल में भी ठोकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर कई लोग बंदूकों से भी ठोके गए हैं जिन्होंने हमारी पुलिस के सामने अकड़ दिखाने की, अड़ने की कोशिश की है। दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि नायब सैनी अब तक के सबसे कमजोर सीएम है। अब उनकी अपनी समझ, उस पर तरस खाया जा सकता है, और क्योंकि प्रजातंत्र है, दिग्विजय को भी कुछ तो कहने का अधिकार है, कहने का अधिकार हम नहीं छीन रहे, लेकिन इस तरह की हल्की बात करना दिग्विजय सिंह को शोभा नहीं देता। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मजबूती से अपना काम कर रहे हैं, उनका काम बोल रहा है। दिग्विजय सिंह जो बोल रहे हैं, उनके मुख से उनकी हताशा, निराशा, उनको नकार दिया हरियाणा की जनता ने, उनके मुख से वो निकल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के काम उनके प्रामाणिक, मजबूत होने की गवाही खुद दे रहे हैं, आने वाले दिनों में और देते नजर आएंगे। एक सीएम साहब ने चुनाव से पहले कई बड़े वादे किए थे आपकी पार्टी ने, जैसे युवाओं को रोजगार की बात कहें, इसके अलावा कई वादे किए गए थे, तो उन वादों को अमली जामा कब पहना जाएगा, क्योंकि अभी भी कई वादे ऐसे हैं जिन पर काम नहीं हुआ है। देखिए, गाना है ना, वो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हम वादों को निभाने के लिए जाने जाते हैं। हमने जो जो कहा सो सो किया, लेकिन हमने जो कहा उसमें अधिकांश चीजों को हम व्यवहार में ला पाए हैं। हमने कौन कौन से वादे पूरे किए, अगर उसका जिक्र करना शुरू करूं और आपने जो बिंदु छेड़े उन्हीं पर मैं आऊं, तो आप पाएंगे हमसे पहले चाहे वो चौधरी बंसीलाल की सरकार हो, उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे, फिर हुड्डा साहब रहे राज में 10 साल, इन सब सरकारों ने कहा था गांव में 24 घंटे बिजली देंगे। इनमें से हुड्डा साहब ने शायद 22-23 घंटे कहा था, बंसीलाल जी ने 24 घंटे कहा था, ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी एक तारीख मुकर्रर की थी, शायद वो 31 दिसंबर 2004 की बात किया करते थे, भाई इसके बाद हमें 24 घंटे बिजली आओगी। हम जब सत्ता में आए तो इक्का दुक्का गांव होंगे हरियाणा में जहां 24 घंटे बिजली आती हो। मनोहर जी आए तो उन्होंने कहा हम वादा करते हैं, हम गांवों को जगमग करेंगे। आज 80% से अधिक गांवों में 24 घंटे बिजली है कि नहीं? हमने वादा किया, हमने पूरा किया। 100% पर भी इसको लेकर जाने के लिए हम काम कर रहे हैं। हमने वादा किया था नौकरी मेरिट पर देंगे। हरियाणा के गांव में जाकर करीब 2 लाख की वो संख्या है हरियाणा के नौजवान नवयुवतियों की जिनको पक्की नौकरियां इस शासन में मिली हैं। हमारा वादा था मेरिट पर नौकरी देंगे, बिना खर्ची पर्ची के देंगे। हरियाणा का नौजवान गवाही देगा आपको, उनके माता पिता, उनके परिवार के लोग आपको गवाही देते हुए दिखाई देंगे। आपका कैमरा
थक जाएगा रिकॉर्ड करते करते, आपका माइक्रोफोन, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, लेकिन उन लोगों की कतार लाइन नहीं टूटेगी जो ये कहेंगे कि भाई मारे तो इतने की लाग गए जितने इंटरव्यू देने जान में, जिसमें इंटरव्यू था किराया ला गया करें। पहले कैसे लगती थी नौकरियां? नोटों के झोले, जाति, बिरादरी और जिला देख के नौकरियां लगती थी। हमने कहा था हम व्यवस्था को बदलेंगे, हमने बदल दिया। मनोहर जी के समय में ये बहुत बड़ा काम हुआ। ऐसे में आपको अनेक चीजें गिनवा सकता हूं जिसमें हमने जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा था किसान के खाते में उसकी फसल का दाम जाएगा, जा रहा है कि नहीं। हमने कहा था एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, लागू कर दी कि नहीं। लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिल रहा है कि नहीं। हमने कहा था हम 24 की हरियाणा की सभी फसलों का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदना शुरू करेंगे। 24 फसलों का एमएसपी पर खरीदने का सिलसिला शुरू हुआ है कि नहीं हरियाणा में। सारे काम कर रहे हैं साहब। नौकरियों के मामले में भी जो हमने वादा किया था, मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो अटक गई थी भर्तियां, ज्वाइनिंग, कांग्रेस वालों के अड़ंगा डालने के कारण, भाई ने ज्वाइन करा के फिर शपथ लूंगा। शपथ ज्वाइनिंग के पत्र देने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में अगली शपथ वो नायब सिंह जी ने ली है, और भर्तियों का सिलसिला तो जारी है। तो चलिए दोस्तों, आपने सुना वीरेंद्र चौहान जी को, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि सरकार ने जो वादे किए थे, सरकार उन वादों पर पूरी तरीके से खरा उतर रही है। इसके अलावा उन्होंने विरोधियों को भी कड़े जवाब दिए हैं। चौहान साहब, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर तक चले आए और आपके माध्यम से मेरी बात, मेरे मन की बात, मेरी सरकार की बात वो दूर तक जाएगी। आपका शुक्रिया। समय समय पर जब आपका जीटी रोड से गुजरना हो तो, क्योंकि HIRD तो करनाल के निकट और बिल्कुल हाईवे पर है, आप आते जाते रहें और यूं ही बतियाते रहें। तीखे टेढ़े सवाल भी लेकर आएंगे तो मैं आपको यूं ही मुस्कुराता हुआ मिलूंगा। थैंक यू सर। धन्यवाद।